नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम संविधान सभा का तीसरा पार्ट लेकर के नहीं आए हैं। संविधान सभा के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमने हमारे जो पिछली क्लास की बात करें थोड़ा सा, तो पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे संविधान सभा की प्रमुख समितियां, और हमने कुछ समितियों के ऊपर जरूर डिस्कस किया था, जैसे संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति, जिसके जो अध्यक्ष हुआ करते वो कौन हुआ करते थे? जवाहरलाल नेहरू। जैसे हम बात करें प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? सरदार पटेल जी। हम यदि बात करें नियम समिति, संचालन समिति, उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? आप बताएं तो। उसके अध्यक्ष हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद जी। अच्छा, अब हम हमारी क्लास जो अंतिम रूप से हम बात कर रहे थे, जिसके ऊपर हम बड़े डिटेल से चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारियां लेंगे, और हम जिसके ऊपर बात करें वो हमारी है प्रारूप समिति। कौन सी समिति है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के ऊपर हमको डिस्कस करना है कि प्रारूप समिति जो है वो कहती क्या है। तो प्रारूप समिति की यदि हम बात करें प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति के सबसे पहले तो हम ये देखें, इसी का एक नाम मिलता है ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी। इसी का एक दूसरा नाम और मिलता है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। मित्रों, बात एक ही है, ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति। अब हम बात करें इस प्रारूप समिति का गठन कब हो रहा है। तो प्रारूप समिति की यदि हम जिक्र करें, इसका गठन कब हो रहा है, तो इसका जो गठन हो रहा है वो हो रहा है 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947। मित्रों, एक हल्का से ये भी याद रखना, भारतीय संविधान जो है, जो प्रारूप समिति है, पहला जो ड्राफ्ट है, फर्स्ट जो ड्राफ्ट था, उसे पेश किसने किया था? तो वो पेश करने वाले थे हमारे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। बी.एन. राव ने पहला ड्राफ्ट पेश किया था। तो ये वो प्रारूप समिति है, ड्राफ्ट कमेटी है, पांडुलेखन समिति है, जिसका गठन हुआ है 29 अगस्त 1947। अब यदि हम बात करें प्रारूप समिति के अंतर्गत कितने सदस्य हुआ करते थे, तो इसके अंतर्गत जो सदस्य हुआ करते थे वो कितने हुआ करते थे? 7। देखो मित्रों, जितने भी समिति हैं, सब में जो इंपोर्टेंट समिति थी वो ये प्रारूप समिति है। जितने भी समिति थी सभी के अंतर्गत, सभी की बात करें तो सभी समितियों में जो सबसे इंपोर्टेंट समिति है वो कौन सी समिति है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे? 7। अब हमको ये जो 7 सदस्य हैं ये याद करने, ऐसे नहीं है कि हम एक को याद कर लें, अम्बेडकर जी को याद करें, दूर चले, हमारा खेल खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। हमको जितने भी जो सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, सभी के ऊपर यहां पर डिस्कस करना है। अब देखें, सबसे पहले बात करें पहला सदस्य, पहले की यदि बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ये हुआ करते थे इसके अध्यक्ष। सभी को याद है ये क्वेश्चन वैसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? बी.आर. अंबेडकर जी। ये पहले हमको सदस्य मिले। दूसरे की हम बात करें, दूसरा जो व्यक्ति है एन गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे की हम बात करें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखिए मित्रों, अब तक आपको 3 याद हो जाने चाहिए, नहीं होते हम याद कराने की कुछ कोशिश करें। अंबेडकर जी सभी को याद है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? अम्बेडकर, बी.आर. अंबेडकर जी। अब बात करें दूसरे तीसरे व्यक्ति को कैसे याद करें, आप ऐसे याद करें, एक तो है अयंगर, एक क्या है? अयंगर, और एक क्या है? अय्यर। एक है अयंगर और एक क्या है? अय्यर। एक अयंगर और एक क्या है? अय्यर। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जब लास्ट में आपको ये अयंगर अय्यर मिले तो समझ लेना कि ये दोनों ही प्रारूप समिति के क्या है? सदस्य हैं। तीसरे की हम बात करें, चौथे की यदि हम बात करें, एन माधव राव
एन माधव राव, एन माधव राव। अगला जो व्यक्ति मिला है हमको कौन मिला है, एन माधव राव। यानी 4 सदस्य हुए। पहले की बात करें बी आर अम्बेडकर जी हैं, दूसरे की बात यदि हम बात करें एन गोपाल स्वामी अयंगर हैं, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, चौथे की यदि हम बात करें एन माधव राव हैं। इस प्रकार हमें कितने सदस्य मिले, 4। हम पांचवें की बात करें, पांचवें की यदि हम बात करें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये हमको 5वें शख्स मिले। जो 5वें शख्स हमको मिल रहे हैं वो कौन मिल रहे हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। हमारे पास अब तक कितने नाम हुए हैं, 5। हमारे पास अब तक कितने नाम हुए, 5। पहला है बी आर अम्बेडकर जी हैं, दूसरे हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर हैं, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, चौथे एन माधव राव हैं, और 5वें कौन है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मित्रों हम आगे की थोड़ी सी बात करें कि छठा नाम किसका आ रहा है, तो छठे की यदि हम बात करें, छठा जो है, छठा बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ रहा है एक, और वो है कृष्णमाचारी। जो छठे नाम हमारे पास में आए हैं वो कौन आए, टी कृष्णमाचारी। देखो मित्रों कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो अब तक हमको कितने नाम मिले हैं, 6 नाम मिले हैं। पहले की यदि हम बात करें तो अम्बेडकर जी हैं, दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा कौन मिल रहा है, एन गोपाल स्वामी अयंगर मिल रहा है। तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरा कौन मिल रहा है हमको, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। चौथा एन माधव राव है, 5वां सैयद मोहम्मद सादुल्ला है, छठा टी कृष्णमाचारी है। मित्रों हम लास्ट नाम को देखें तो हमारे पास में जो 7वां नाम मिल रहा है वो मिल रहा है के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। इस प्रकार कितने सदस्य हुआ करते थे, 7। अब आपको ये 7 जो सदस्य है याद करने, किस प्रकार याद करें, थोड़ा सा हम कुछ कोशिश करते हैं आपको याद कराने की। आपको पहला नाम याद है अम्बेडकर जी, ये इसके क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष। दूसरे के पास चले, एक अयंगर है, एक क्या है, अय्यर है। उम्मीद करते 3 नाम आपको याद हो जाने चाहिए। अच्छा आप ये देखें यहां पर हम आपको एक नाम याद करा रहे हैं, माधव। ये माधव, 1 मिनट इसको छोड़ते हैं, माधव। दूसरे यहां पर हम देखें कृष्णा, और चौथा हम देखें कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, ये कन्हैया, ठीक है। अच्छा आप थोड़ा सा देखें, एक माधव जी आए, एक कृष्णा जी आए, और एक कौन आए, कन्हैया जी। अच्छा मित्रों हम थोड़ा सा एक इतिहास की ओर चलें तो भगवान जो श्री कृष्ण है, कृष्ण जी को के जो नाम है, कृष्ण जी को माधव जी भी कहा जाता है, कृष्ण जी को कृष्णा तो है ही है, और कृष्ण जी को कन्हैया भी कहा जाता है। कन्हैया, तो कन्हैया, कृष्णा और कौन है, माधव, ये 3 नाम कृष्ण जी से ताल्लुक रखते हैं। तो 3 ये याद हो जाने चाहिए आपको भाई। 3 तो ऊपर याद हुए, अम्बेडकर जी अध्यक्ष हैं, अयंगर और अय्यर 2 ये याद हुए, तो 3 हुए। और 3 कृष्ण जी से संबंधित नाम आए, माधव जी, कन्हैया जी और कृष्णा जी, ठीक है, कृष्णमाचारी। तो इस प्रकार आपको 6 नाम याद हो गए। अब हम हमारे भारत का यदि कोई भी चीज को, कोई इतिहास हल्का सा भी उठाकर देखें तो यार एक नाम हमेशा मुमडनों के अंतर्गत आना चाहिए, मुस्लिम नाम भी होना चाहिए। और यहाँ पर वो नाम कौन है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, यानी यहाँ पर भी इनकी भी क्या है, भागीदारी आई है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास प्रारूप समिति में कितने सदस्य मिल गए, 7। और हमारे इस प्रकार क्या होती है, प्रारूप समिति होती है। प्रारूप समिति की यदि बात करें, गठन कब हो रहा है, 29 अगस्त 1947 को। इसी को क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट कमेटी। इसी को क्या कहा जाता है, पांडुलेखन समिति। इसके अंतर्गत कितने सदस्य हुआ करते थे, 7। पहला जो सदस्य है, पहला कौन मिले हमको, अम्बेडकर जी मिले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। दूसरे की यदि बात, ये अध्यक्ष हैं इसके मित्रों, ये क्या है, अध्यक्ष। दूसरे की यदि हम बात करें तो एन गोपाल स्वामी क्या है, अयंगर है। तीसरे की बात करें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। चौथे की बात करें एन माधव राव हैं। पांचवें की बात करें सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं। छठे की यदि बात करें टी कृष्णमाचारी हैं, टी कृष्णमाचारी हैं, जिन्होंने डीपी खेतान का स्थान लिया था। और एक नाम हमको क्या मिला है,
के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। मित्रों इस प्रकार हमारी क्या होती है, सभी क्या होती है, प्रमुख समितियां होती है, उनके ऊपर हमने जिक्र किया। अब हम बात करें कि आजादी, किसकी बात करेंगे, आजादी। तो आजादी के बाद, आजादी के बाद, और आजादी कब हो रही है, 15 अगस्त है 1947। आजादी के बाद जो संविधान सभा है, क्या है, संविधान सभा में सदस्य संख्या क्या कहती है, सदस्य संख्या। यानी जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे, इसके ऊपर हमको जिक्र करना है। देखिए मित्रों यहां पर आप समझे थोड़ा सा कि 15 अगस्त 1947, भाई आपको यदि याद है माउंटबेटन योजना इतिहास के पन्नों के अंतर्गत तो जिसके ऊपर बात करते हैं, इतिहास वाला जो टीचर है वो उसके ऊपर आपको जरूर पढ़ाएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, जिसके अंतर्गत भारत पाकिस्तान का क्या होता है, विभाजन होता है। और जो विभाजन होता है, दो देश अस्तित्व में आते हैं, 14 अगस्त 15 अगस्त। तो 15 अगस्त है, ठीक है। तो 15 अगस्त के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे, तो संविधान सभा में जो सदस्य बचे थे वो कितने बचे थे, 299। कितने सदस्य बचे हैं, 299 सदस्य बचे। देखो मित्रों थोड़ा सा हम इसके यदि जिक्र करें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये वाला क्षेत्र, ये पूर्वी पाकिस्तान, जो जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं ना, ये पाकिस्तान, ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा जो देश अस्तित्व में आता है, वो ये देश अस्तित्व में आया, और ये इससे कहां पर चले गए, पाकिस्तान में चले गए। यानी कहने की बात यह है कि जो सदस्य पाकिस्तान में चले गए वो भारत की संविधान सभा से हट गए। तो अब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है, 299। मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन इस प्रकार है कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने हुआ करते थे, तो 389 हैं। लेकिन जब क्वेश्चन यह है कि आजादी के बाद अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी रह गई, तो सदस्य संख्या कितनी रही है, 299 रही है। ठीक है, समझ आई होगी बात। अच्छा अब हम बात करें आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक, कौन सी बैठक है, प्रथम बैठक। देखो अब क्वेश्चन को पकड़ना है आपको। क्वेश्चन किस प्रकार आ रहा है, क्वेश्चन आए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हो रही है, तो संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को ही होती है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद। तो 15 अगस्त 1947 के बाद या स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है 31 अक्टूबर 1947। यानी स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हो रही है, 31 अक्टूबर 1947। मित्रों दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। थोड़े से पिछले क्वेश्चनों को पिछली क्लास के अंतर्गत जो हमने बात की उनको भी समझते हुए चलें आप कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या तो 389 है, लेकिन आजादी के बाद संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी रह गई है, 299, क्योंकि कुछ लोग कहां पर चले गए, पाकिस्तान चले गए। अब क्वेश्चन आए स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हो रही है, तो कब हो रही है, 31 अक्टूबर 1947 को, जबकि संविधान सभा की पहली बैठक कब हो रही है, 9 दिसंबर 1946 को। अब मित्रों हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं, क्लास को आगे बढ़ाएं, तो अब हमको जिक्र करना है कि संविधान सभा के वाचन कितने होते हैं, संविधान सभा के क्या वाचन कितने होते हैं। तो संविधान सभा के हमको क्या पढ़ना है, वाचन, और वाचन हो रहे हैं 3। कितने वाचन हो रहे हैं, 3। यानी हमारा संविधान 3 वाचनों के अंतर्गत पूरा हुआ है। अब 3 वाचन कौन कौन से हैं, तीनों को देखें आप। कितने वाचन है, 3, तो तीनों को देखें। पहला है 4 नवंबर 1948, 48 से 9 नवंबर 1948, ये पहला वाचन है,
पहला। दूसरे की यदि हम बात करें 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये कौन सा वाचन आया है? दूसरा वाचन आया है। तीसरे की बात करें 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और ये तीसरा वाचन आया है। ये कुल कितने वाचन हुए? 3। पहले की बात करें 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। मित्रों देखो, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने वाचन होते हैं, तो कुल कितने वाचन हुए हैं? 3 वाचनों में आप कोशिश करें याद हो कि 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 पहला है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 दूसरा है, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, जिसके ऊपर बड़ी विस्तृत जानकारियां लेंगे हम, तब तीसरा वाचन होता है। ये कौन सा वाचन है? तीसरा। मित्रों यहां पर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। 4 नवंबर से 9 नवंबर, 4 नवंबर से 9 नवंबर, ये सबसे छोटा वाचन है। सबसे छोटा वाचन, सबसे छोटा वाचन पहला वाला है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 सबसे बड़ा वाचन है, सबसे बड़ा वाचन है। इस प्रकार कुल कितने वाचन हो रहे? 3 वाचन हुए। और 26 नवंबर 1949 के दिन यदि हम बात करें, जो भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। अंबेडकर जी ने प्रस्तुत किया, ये हमारा संविधान है, इस प्रकार से हमारा संविधान है। अब हमने ये जानकारी ली कि संविधान सभा के वाचन कितने हुए? 3 वाचन हुए। पहला वाचन कब हो रहा है? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, जो सबसे छोटा है। दूसरे की यदि बात करें 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, जो सबसे बड़ा है। तीसरे की बात करें 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ये सबसे ये बीच वाला है। अब 26 नवंबर के ऊपर जिक्र करेंगे। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है। बनकर तैयार हुआ या अंगीकार हुआ, अंगीकार हुआ, या राष्ट्र को समर्पित हुआ, राष्ट्र को समर्पित हुआ, राष्ट्र को समर्पित हुआ। यानी भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकार हुआ, राष्ट्र को समर्पित हुआ। और इसी 26 जो नवंबर है, ये 26 नवंबर है, हम इसे बनाते हैं संविधान दिवस। संविधान दिवस, संविधान दिवस के रूप में हम किसे मनाते हैं? इस 26 नवंबर को बनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकार हुआ, राष्ट्र को समर्पित हुआ। अब मित्रों में यहां पर बात करें, यहां पर ये 26 नवंबर 1949 है, इसी दिन भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है, संविधान वो आंशिक रूप से लागू हुआ। हाँ मित्रों, बहुत अच्छी बात बोली है हमने कि आंशिक रूप से लागू हुआ। अब आपके मन में यह आना चाहिए कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बिल्कुल लागू हुआ, उस दिन वो पूर्ण रूप से लागू होगा। जबकि यहां पर हम लागू की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे की बात कर रहे हैं? आंशिक रूप से लागू हो रहा है। कैसे लागू हो रहा है? आंशिक रूप से लागू हो रहा है। अब आपके मन में यह भी होना चाहिए कि सर आंशिक रूप से किस प्रकार लागू हुआ। अब आंशिक रूप से किस प्रकार लागू हुआ तो आप समझें, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद थे, कुछ अनुच्छेद जो 16 अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद इस दिन से क्या हो गए? लागू हो गए। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। अब वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो देखें आप। तो अनुच्छेद संख्या 5, अनुच्छेद संख्या 6, अनुच्छेद संख्या 7, अनुच्छेद संख्या 8, अनुच्छेद संख्या 9, अनुच्छेद संख्या 60, अनुच्छेद संख्या 324, अनुच्छेद संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379,
380, 388, 391, 392, 393 और 394। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अनुच्छेद हो गए? 16। ये जो 16 अनुच्छेद हैं, ये 16 के 16 अनुच्छेद है। 16 जो अनुच्छेद हैं ये 26 नवंबर 1949 को क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। देखिए अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 388, 380, 388, 391, 392, 393, 394। ये जो 16 अनुच्छेद हैं, ये 16 अनुच्छेद इस दिन क्या होते हैं? लागू होते हैं। अब मित्रों आपके मन में यहां पर एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये 16 जो अनुच्छेद हैं इन्हीं को क्यों लागू किया गया था? ये जो 16 अनुच्छेद हैं इन्हीं को क्यों लागू किया गया? इनके अलावा किसी और को क्यों नहीं किया गया? तो इनके ऊपर यदि हम जिक्र करें तो देखें आप, अनुच्छेद 5 से ये 9 वाले जो हैं नागरिकता वाले हैं। अब जब हमारा संविधान लागू होगा, यानी पूर्ण रूप से जब लागू होगा 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी कि कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। तो ये बात पहले ही निर्धारित थी। अब हम 60 की बात करेंगे, राष्ट्रपति की शपथ भी आएगी, तो जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 324 निर्वाचन है जिसके अंतर्गत ये इनकी यदि हम बात करें तो ये जो भारत की जो निधियां हैं उनके ऊपर जिक्र करेंगे। ये 394। अब मित्रों थोड़ा सा पे बात समझना, कई बार हम ये सुनते हैं, ये पढ़ते हैं कि इस दिन 15 अनुच्छेद लागू हो रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 94 में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि ये जो 15 अनुच्छेद है 5 से ये 393 वाले तक, ये 394 के अंतर्गत स्वतः क्या हो रहे हैं? लागू हो रहे हैं। अर्थात 394 जो अनुच्छेद है वो भी इस दिन क्या हो गया है? लागू हो गया। अब आप समझें कि जैसे कि हम थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलें कि भारत के संविधान में तो 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395। जबकि यहां की यदि बात करें तो कितने आ रहे हैं? ये 16 अनुच्छेद लागू हो रहे हैं। तो वो 395 अनुच्छेद हैं, वो लागू कब होने वाले हैं? वो लागू होंगे उन अनुच्छेदों की यदि हम बात करें तो वो लागू कब होंगे? वो अनुच्छेद लागू होंगे 26 जनवरी 1950 को, जबकि ये 16 अनुच्छेद कब लागू हो रहे हैं? 26 नवंबर 1949 को। अर्थात आंशिक रूप से कब लागू हो रहे हैं? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम क्या करें? संविधान आंशिक रूप से क्या हुआ है? लागू हुआ है। तो संविधान, भारतीय जो संविधान है वो आंशिक रूप से कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। जबकि पूर्ण रूप से कब लागू होगा? 26 जनवरी 1949 को। अब मित्रों हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाएं। 26 नवंबर 1949 जो है इसे हम संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकार हुआ, राष्ट्र को समर्पित हुआ। इस दिन भारत का संविधान आंशिक रूप से क्या होता है? लागू होता है। कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो रहे हैं? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 94। ये अनुच्छेद लागू हो गए इस दिन। अच्छा ठीक है, अब हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाएं तो आपके पास में बड़ी इंपॉर्टेंट एक तिथि आती है 24 जनवरी 1950। याद रखना है 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। कौन सी बैठक हुई है? अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है ये। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हो रही है? 24 जनवरी 1950 को। और कितने नंबर की बैठक है ये? 12वीं बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक, यानी संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हो रही है? 12। लेकिन मित्रों यहां पर ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि संविधान के निर्माण में कितनी बैठकें होती हैं, तो वहां पर बैठक कितनी होंगी? 11। क्योंकि ध्यान देना, भारत का संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949।
और 26 नवंबर 1949 तक तो कितनी बैठक हुई है? 11। जबकि 12वीं बैठक कब हो रही है? 24 जनवरी 1950। अर्थात जब संविधान बनकर तैयार हो गया उसके बाद बैठक हो रही है ये। तो क्वेश्चन जैसे आए उस प्रकार आपको चलना है। जब क्वेश्चन आए कि संविधान के निर्माण में संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई हैं, तो कितनी बैठकें हो रही है? 11। जब क्वेश्चन ये आए कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हो रही हैं, तो बैठकें कितनी हो रही हैं? 12। समझ आई होगी बात है जो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 ये संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950। यहां पर भारत का प्रथम राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुन लिया गया, और वो व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए मित्रों, यहां पर समझना, यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ। राजेंद्र प्रसाद जी हैं हमारे सबसे अधिक बार क्या बने? राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो बने वो बने कब है? 24 जनवरी 1950 को। यहां पर सर्वसम्मति से चुने गए, यानी इनका चुनाव नहीं हुआ। राष्ट्रपति का पहला चुनाव होगा 1952 में, यानी राजेंद्र प्रसाद जी पहली बार निर्वाचित कब होंगे? 1952 में। दूसरी बार निर्वाचित कब होंगे? 1957 में। जबकि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी पहली बार कब बन रहे हैं? 24 जनवरी 1950। यानी 3 बार राष्ट्रपति बने। ये राष्ट्रपति कितनी बार बने? 3 बार राष्ट्रपति बने, जिनमें से 2 बार ये निर्वाचित हुए, एक बार क्या हो रहे हैं? ये सर्वसम्मति से चुने जा रहे हैं। तो अब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए। देखो, अगर राष्ट्रपति बना है तो संसद तो होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति है तो संसद होनी चाहिए। अब जब राष्ट्रपति बना है तो संसद कहां से लेके आए? क्योंकि संसद के लोकसभा राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले हैं वो 1952 के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर तो संसद तो है नहीं, तो क्या किया जाए? तो हुआ ये, जैसे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तो हमारी जो संविधान सभा है, संविधान सभा, ये क्या बन गई है? अंतरिम संसद बन गई। ये क्या बन गई है? अंतरिम संसद। ये अंतरिम संसद बन गई। हमारी जो संविधान सभा है वो क्या बन गई है? अंतरिम संसद बन गई। तो संविधान सभा अंतरिम संसद कब बनी है? 24 जनवरी 1950 को। अब हमारे पास क्वेश्चन ये चलता है कि ये संविधान सभा दो तरीके से काम करेगी। एक काम करेगी संविधान सभा के रूप में और एक काम करेगी अंतरिम संसद के रूप में। जब ये अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता। तो इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा जी.वी. मालवंकर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन मिला है। जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी तो इसके बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? जी.वी. मालवंकर। जबकि जब ये संविधान सभा के रूप में काम करेगी, किसके रूप में काम करेगी? संविधान सभा के रूप में काम करेगी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो दोनों क्वेश्चनों को पकड़ना, क्योंकि आपको पता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना है? यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद बना था, जो 11 दिसंबर 1946 के दिन बना, जब दूसरी बैठक हुई। जबकि अब क्वेश्चन यहाँ पर अंतरिम संसद का है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जब भारत के पहले राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद, तो हमारे पास संसद तो थी नहीं, और हमने संसद की जगह किसको काम में ले लिया है? संसद की जगह जो संविधान सभा है उसी को हमने क्या बना लिया? अंतरिम संसद बना लिया। और जब ये संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी तो इसके बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? जी.वी. मालवंकर जी करेंगे। और जब ये संविधान सभा के रूप में काम करेगी तो इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। अब मित्रों हमारे पास में 24 जनवरी 1950 की जो बातें थी वो हमने की। थोड़ा सा इतना और याद करना, एक नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, हालांकि वो बिल्कुल सीधे साधे से क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के, लेकिन मैं भी बता दूं, भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये दोनों जो हैं ये 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। हम बात कर रहे हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। कौन सी बैठक हुई थी? 12वीं।
और 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 के दिन अपना लिया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से चुने गए 24 जनवरी 1950 को। जैसे ही राष्ट्रपति बने तो भारत की संविधान सभा को हमने क्या बना लिया, अंतरिम संसद बना दिया। अब क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन को पकड़ना किस प्रकार आपके पास आ रहा है। अगर क्वेश्चन आए कि संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आए कि संविधान सभा एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करे तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, जीवी मालवंकर जी करेंगे। अच्छा ठीक है मित्रों, अब हम थोड़ा सा और हमारी क्लास को आगे बढ़ाएं। एक थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का प्रयास करना यहां पर है कि भारत का पहला संविधान संशोधन जो 1951 के अंतर्गत होता है, जिसके अंतर्गत नवी अनुसूची जोड़ी जाएगी, जिसके अंतर्गत नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। जो नवी अनुसूची जो जोड़ी गई थी, यानी पहला जो संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत हुआ था, वो भारत की संसद ने नहीं किया था। वो भारत की संसद ने नहीं किया, क्योंकि संसद तो 1952 में आएगी। जबकि पहला संविधान संशोधन कब होगा, 1951 में होगा। तो वो संविधान संशोधन करने वाली कौन थी, अंतरिम संसद थी। कि पहला जो संविधान संशोधन था वो किसने किया, अंतरिम संसद ने किया 1951, क्योंकि संसद तो कब आनी है, 1952 में आनी है। और पहला जो संविधान संशोधन है वो कब हो रहा है, 1951 में हो रहा है। तो उसको किसने किया है, अंतरिम संसद ने किया है। अच्छा मित्रों, जो भी बातें थी 24 जनवरी की हमने बात की कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, 12वीं बैठक हो रही है। ध्यान रखना, संविधान के निर्माण में 11 बैठकें हुई हैं और कुल कितनी बैठकें हुई हैं, 12 बैठकें हुई हैं। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सर्वसम्मति से चुना गया है। और जो इसी दिन जो भारत की संविधान सभा है वो अंतरिम संसद बन गई। जब यह संविधान सभा के रूप में काम करेगी तो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा राजेंद्र प्रसाद, जबकि अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी तो इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, जीवी मालवंकर जी करेंगे। ठीक है मित्रों, यहां तक कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाएं और हम चलते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 और भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, प्रभावी हुआ। वर्तमान स्वरूप में आया या अधिनियमित हुआ। बात एक ही है सारी, ठीक है, कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हो रहा है, 26 जनवरी 1950। प्रभावी कब हो रहा है, 26 जनवरी 1950। वर्तमान स्वरूप यानी जिस संविधान को आज हम पढ़ रहे हैं वो इस स्थिति में कब, कौन से दिन आ गया था, 26 जनवरी 1950। अब मित्रों हमारे पास क्वेश्चन जो बनने वाले हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे कि हमने पढ़ा कि भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब बात यह है कि भारत का जो संविधान है वो बहुत देशों से प्रभावित है। बहुत सारे देश हैं जिनसे भारत का संविधान क्या है, प्रभावित है। अब कौन कौन से वो देश हैं जिनसे भारत का संविधान प्रभावित है, उनके ऊपर हम जिक्र करें। देखें तो भारत का जो संविधान है वो 60 देशों से प्रभावित है। कितने देशों से प्रभावित है, 60 देशों से प्रभावित है। भारत का संविधान कितने देशों से प्रभावित है, 60 देशों से प्रभावित है। अब हम बात करें कि 60 देश तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किससे प्रभावित है, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो ब्रिटेन से। भारत का संविधान सबसे अधिक कौन से देश से प्रभावित है, ब्रिटेन से प्रभावित है। मित्रों अब क्वेश्चन ये आए कि किस अधिनियम से प्रभावित है, अधिनियम के रूप में, तो 1935 से प्रभावित है। क्योंकि भारत के संविधान के अंतर्गत जो ज्यादातर चीजें हैं
ज्यादातर जो बातें हैं वो किस अधिनियम से ली गई है? 1935 के अधिनियम से ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहां पर आप ये भी याद रखें कि भारत का जो संविधान है कितने देशों के संविधान से प्रभावित हुआ है? 60 देश। एक देश के तौर पर बात करें, सबसे अधिक किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से। जबकि क्वेश्चन एक ये आए कि एक अधिनियम के तौर पर किस देश से प्रभावित है, तो एक अधिनियम के तौर पर कौन से देश से प्रभावित है? ये कौन से अधिनियम से प्रभावित है? 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। अब मित्रों हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाएं तो बात यह है कि भारत का जो संविधान है भाई वो किस भाषा में लिखा गया है? ध्यान देना, भारत का जो संविधान है ये 2 भाषाओं में। भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है? 2 भाषा। पहली जो भाषा की बात करें, यदि हम भाषा की बात करें, पहली भाषा, तो पहले हमारे पास जो भाषा है वो है अंग्रेजी। और दूसरी कौन सी है? हिंदी। यानी भारत का जो संविधान है वो कितनी भाषाओं में लिखा गया है? 2 भाषाओं में लिखा गया है, अंग्रेजी और हिंदी। ये लिखा गया है और सबसे बड़ी बात यह है ये हस्तलिखित है। कैसा है ये? हस्तलिखित है, यानी हाथ से लिखा गया है। इसमें प्रिंटिंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। मित्रों बहुत अच्छी बात बोली है हमने कि भारत का संविधान हस्तलिखित है, हाथ से लिखा है। जैसे मैं पेन से कुछ लिख दूं, अपनी कलम से कुछ लिखूं, जैसे ये लिख रहा हूं, यहां पर मैं किसी मशीन का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, टाइपिंग का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं, तो हस्तलिखित है। भारत का संविधान कैसा है? हस्तलिखित है। कितनी भाषाओं में लिखा है? 2 भाषाएं, एक अंग्रेजी है, दूसरी कौन सी है? हिंदी है। अब बात यह है कि भारत का संविधान यदि हस्तलिखित है तो लिखने वाला व्यक्ति कौन है? भारत के संविधान को लिखने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम बताओ आप कि भारत का संविधान जो है लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत का संविधान लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत का संविधान अपने हाथ से लिखा। ये शांति निकेतन से ताल्लुका रखते हैं। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत का संविधान लिखा। तो अब क्वेश्चन ये भी चलता है कि भारत का जो संविधान है उसे लिखने में कितना समय लगा? तो भारत का जो संविधान है उसे लिखने में समय लगा था 6 माह। भारत के संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? 6 माह। मित्रों याद रखना, बहुत सस्पेंस वाला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लिखने में समय कितना लगा। एक क्वेश्चन यह है, भारत का संविधान बनकर कितने दिन में तैयार हुआ? तो भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जबकि भारत के संविधान को लिखने में समय कितना लगा है? 6 महीने का समय लगा है। भारत के संविधान को लिखने में कितना समय लगा है? 6 माह। और लिखने वाला व्यक्ति कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इन्होंने हाथ से लिखा है। कितनी भाषाओं में लिखा है? अंग्रेजी और हिंदी में लिखा है। मित्रों अब बात यह है कि कोई भी व्यक्ति मेहनत करे तो भाई अपना मेहनत आना तो चाहिए, मजदूरी तो चाहिए नहीं चाहिए? भाई बिल्कुल चाहिए ना। तो अब बात यह है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को मेहनताना कितना मिला? कितने रुपए मिले उनको? तो बात यह है, जब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से पूछा गया कि आपका मेहनताना बताइए कि कितना पैसा चाहिए आपको संविधान को लिखने में, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मेहनताना लेने से मना कर दिया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मेहनताना लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और ये कहा कि मुझे मेहनताना के बदले ये चाहिए कि संविधान के प्रत्येक पेज पर मेरा नाम होना चाहिए, प्रत्येक पेज पर मेरा नाम होगा। तो बात बिल्कुल सही है कि जो संविधान का जो प्रत्येक पेज है, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, उसके हर पेज पर
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम है, जबकि अंतिम पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के दादाजी का नाम है। किसका नाम है? दादाजी का। अंतिम पेज पर दादाजी का नाम है, जबकि प्रत्येक पेज पर किसका नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम है। मित्रों, हम ये बात कर रहे हैं कि संविधान जो है वो कितनी भाषाओं में लिखा गया है? अंग्रेजी हिंदी 2 भाषाओं में लिखा है। किस प्रकार है? हस्तलिखित है, टाइपिंग का प्रयोग नहीं हुआ है। लिखने वाले व्यक्ति कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। कितने समय में लिखा है? 6 महीने में लिखा है। इन्होंने अपना मेहनताना लेने से मना कर दिया। उसके बदले क्या है कि प्रत्येक पेज पर, संविधान के प्रत्येक पेज पर किसका नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम है। अब बात यह है कि संविधान जो है, जो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, उसकी सजावट भी हुई है। उसकी क्या हुई है? सजावट। तो जो संविधान है इसकी सजावट, संविधान की सजावट, तो सजावट किसने की है? सजावट तो सजावट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। यानी भारत का जो संविधान का हर पेज है, प्रत्येक जो पेज है उसको जो सजाने का काम किया है, अच्छे अच्छे जो सजावट की है, वो करने वाला व्यक्ति कौन है? नंदलाल बोस है। जबकि बात करें प्रस्तावना, किसकी बात करें? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को जो सजाया था, प्रस्तावना की यदि हम बात करें तो प्रस्तावना को जो सजाने वाले व्यक्ति हैं वो इन्हीं के शिष्य हैं, राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा ये नंदलाल बोस के शिष्य हैं और ये भी शांति निकेतन से ही है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की सजावट किसने की है? नंदलाल बोस ने की है। जबकि संविधान की प्रस्तावना को किसने सजाया है? राम मनोहर सिन्हा जी ने सजाया है। मित्रों, हमारे जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अक्सर हम किताबों में पढ़ने से इनको चूक जाते हैं, तो हमको इन सभी के ऊपर जिक्र करना था, सभी को याद करना है कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बने। तो आपके पास क्वेश्चन आए कि भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है? ध्यान देना दो। कौन कौन सी भाषाएं? अंग्रेजी और हिंदी। भारत के संविधान हस्तलिखित है, ध्यान देना। भारत का संविधान किससे लिखा गया है? हाथ से लिखा गया है। लिखने वाले व्यक्ति कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। कितने समय में लिख दिया? 6 महीने में लिख दिया। मेहनताना क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया, बल्कि उनकी शर्त क्या थी कि प्रत्येक पेज पर मेरा नाम होगा और अंतिम पेज पर है दादाजी का नाम होगा। संविधान की सजावट करने वाले व्यक्ति कौन है? नंदलाल बोस हैं। जबकि प्रस्तावना को जो सजाया है वो किसने सजाया है? नंदलाल बोस के शिष्य थे, राम मनोहर सिन्हा जी हैं। ठीक है मित्रों, यहां तक जितने भी बातें की उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होंगी, अच्छी हमारी क्लास लग रही होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, लाइक करते रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मित्रों हम आगे चलें, थोड़ा सा और आगे चलें, तो हम ये देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कितने समय में तैयार हुआ है। यानी भारत का, मित्रों हमने थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया था कि भारत का संविधान लिखने का अलग समय है और निर्माण का अलग समय है। तो जो भारत का संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ है। कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ध्यान देना, जब क्वेश्चन ये आए कि भारत का संविधान को लिखने में कितना समय लगा, तो 6 महीने। लिखने में 6 महीने, जबकि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब बात करें कि भारत का संविधान में क्या स्थितियां थी। एक तो हम बात करें मूल संविधान, और एक बात करें वर्तमान संविधान में अंतर क्या है कि यहां पर तो क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद हैं। बात करें भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। बात करें अनुसूची, तो अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ये मूल संविधान की बातें हैं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 क्या हैं? अनुसूचियां हैं। थोड़ा सा इसको आगे चले, वर्तमान क्या कहता है? तो वर्तमान में भी मित्रों 395 ही अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद है? 395 ही है।
आपसे कोई कितना ही कहे 444, 448, ऐसा कुछ नहीं है। 395 पहले थे, आज भी कितने 395। बात करें भाग कितने हैं, तो भाग कितने हैं 22 हैं। कितने भाग हैं 22, पहले भी 22, आज भी कितने 22। अनुसूचियां पहले 8 थी, आज कितनी अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं 12। सभी का जिक्र करेंगे कि 8 के बाद 9वीं पहला संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत आई। अगली की बात करें 10वीं 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत पढ़ेंगे। 11वीं की बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992। 12वीं की बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992। सभी के ऊपर जिक्र करेंगे। ध्यान देना, वर्तमान में प्रस्तावना भी है। एक क्या है प्रस्तावना है। मूल संविधान में प्रस्तावना नहीं थी, जबकि वर्तमान में एक क्या आ गई है प्रस्तावना भी आ गई है। तो प्रस्तावना के ऊपर हम अगली क्लास लेकर के नहीं आएंगे। हमारी प्रस्तावना बेहद इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहने वाला है। प्रस्तावना कि प्रस्तावना जब मूल संविधान का भाग नहीं है तो कब प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया, संविधान का भाग कब माना। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, अगली जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास है, वो भारत के संविधान की प्रस्तावना को लेकर हम आपके पास आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। अगली क्लास के लिए आपको हमारी क्लास किस प्रकार की लग रही है, आप एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद मित्रों।